गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 37। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस नंबर 11 to 20। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चंस आपको सप्लाई कर चुका हूं जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि हेल्प करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सोल्व करने में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, केवल पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैं इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको सप्लाई कर चुका हूं। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद देयर एग्जांपल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं भाई? ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोथ एट द स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। मतलब जिस रेट से कोई चीज खपत हो रही है उस रेट से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिले हैं भाई, उनको हम बहुत जल्दी दोबारा नहीं बना सकते। एक बार कंज्यूम हो गए तो हो गए, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है भैया। तभी तो कहते हैं हम फ्यूचर के लिए इनको बचाओ। सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे चीजों को हमें बहुत लिमिट में यूज करना है क्योंकि ये अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनाने में इनमें टाइम लगेगा। इनको फोसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल सोलर, जियोथर्मल, वाटर। मतलब वो एनर्जी जिसको हम दोबारा से बहुत जल्दी बना सकते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा बहुत जल्दी निर्माण कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इन्वायरमेंट स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल साइंस की। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं। आवर सराउंडिंग्स इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ अस लिव इन लैंडस्केप दैट हैव बीन heavily modified by the human beings in villages, towns and cities. But even those of us who lived in cities get our food supply from surrounding villages. हमें पता है भाई, हम शहर में रह रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें फल सब्जियां कहां से मिल रही हैं? हमारे villages से मिल रही हैं। We use water to drink and another day to day activities we breathe air. We use resources from which food is made. Our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without प्रोटेक्टिंग द अर्थ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। भैया अगर हमें जिंदगी में सर्वाइव करना है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, फ्यूचर अच्छा देना अपने बच्चों को, तो हमें इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्व करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया? स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। मतलब क्या स्कोप है इसके भैया? अगर हमें अच्छी जिंदगी अपने बच्चों को देनी है, फ्यूचर अच्छा रखना है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमैनिटी का, तो हमें इन्वायरमेंट को सिक्योर रखना ही होगा। ये क्या है? स्कोप है इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी का, ताकि हम अवेयर हो सके चीजों के बारे में कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, इट इज एन इंटीग्रेशन of several subjects that includes both science and social science. To understand all the different aspects of our environment, we need to understand biology, chemistry, physics, geography, sources management, economics and population issues. Thus the scope of environmental studies is extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. We will in the world in which natural resources are limited, water, air, soil, minerals, oils, the product we get from the forest, grasslands, oceans and from agriculture and from livestock are all the part of our life support system. Without them life itself will be impossible. इनके बिना तो जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं भाई। जंगल होंगे, इन्वायरमेंट होगा, रिसोर्सेज होंगे, तभी हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो सकती है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये क्या है? इंपॉर्टेंस है किसकी? इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर पोल्यूशन। भाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखा है, सामने डायग्राम में भी आपको देख रखा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। पोल्यूशन क्या होता है यार? जो भी एक्स्ट्रा चीज है जो कि हमारी क्वालिटी को डाउन कर रही है। डेफिनेशन देख लेते हैं यार। द रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स इनटू द एनवायरनमेंट टू डिस्टर्ब एयर क्वालिटी। जो एयर की क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं भैया, वो क्या है? एयर पोल्यूशन है। जो सब्सटेंस उसको रिड्यूस कर रहे हैं वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रखी है डायग्राम के अंदर, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वो होता है CO, ये बताओ ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? तो आपको पता होना चाहिए CO, CO2, NO, NO2, SO2 ये क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और SO3, HNO3, H2SO4, H2O2, O3, पेंस ये क्या है? आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं।
नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ओवर नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई, जो अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। साउंड दैट इज अनवांटेड और दैट यू कैन से डिस्टर्ब द एक्टिविटीज और बैलेंस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल लाइफ इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द एनवायरनमेंट इट इज टर्म्ड एज नॉइस पोल्यूशन। साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कंजर्वेशन। इट इज एन अंडररेटेड environment problem because of the fact that we can't see, smell or taste it। भाई हमें पता है ना हम इसको स्मेल कर सकते ना हम इसको टेस्ट कर सकते, तो हमने इसको अंडररेटेड कर रखा है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सो नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। किसकी वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। अब यहाँ पे कुछ कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन लिख रखा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, हमारे सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन है। आई थिंक बहुत अच्छे से 4 पॉइंट हमने इसके कर रखे हैं, क्या होता है नॉइस पोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन कर रखी है, सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज क्या हैं और उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रोल मेजर्स। भाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये बहुत अच्छे से हमने कर रखा। भाई प्रॉब्लम क्या आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज क्या होती है, हमारे ईयर्स जो हियरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है, हेल्थ हजार्ड्स हैं जो किसकी वजह से होते हैं, नॉइस पोल्यूशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। भाई ये एक दोबारा आ गया क्या, नहीं, ये इफेक्ट ऑफ, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन, ये ओवरऑल आ गया भाई। वहां पे एयर पोल्यूशन की बात थी, यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहा है। तो पोल्यूशन इसका मतलब क्या है, सभी पोल्यूशन को इन्होंने कंबाइंड फॉर्म में पूछ लिया आपसे, तो आप सभी के बारे में लिखोगे, एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, मतलब जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे पोल्यूशन की वजह से, तो आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो। मतलब जो भी पोल्यूशन आपको याद आया, जिसके अंदर जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो A to Z सब कुछ यहाँ कंबाइन किया जा सकता है। जैसे रेस्पिरेटरी इफेक्ट है, यहाँ कुछ हेडिंग्स बना रखी है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है, किसकी वजह से होता है, जैसे एयर पोल्यूशन हो जाता है भाई, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे गेहूं की कटाई होती है तो धूल मिट्टी उड़ती है उस टाइम पे, तो जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम आ जाता है। कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक डायग्राम बना रखा भाई, अगर इसको आप बना तो नहीं पाओगे, आई थिंक इसको यहां से आप समझ सकते हो भाई किसकी वजह से कहां पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ ऑन हेल्थ। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन दिखा रखा है और इनके पॉइंट्स दिखा रखे हैं किसकी वजह से क्या चीज इफेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गिव द नेम्स ऑफ ऑल द साइकिल दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। नेम ऑल द साइकिल दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम चल रहा है वो किस किस साइकिल की वजह से चल रहा है या उसकी वजह से प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। भाई मेनली 3 साइकिल्स होती हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। पढ़ा रखी है सारी चीजें भाई, तीनों। वाटर साइकिल है भाई, यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, पानी बाहर कहां से आता है, अर्थ से आया, नीचे से आया, ऊपर फिर प्लांट ने लिया, उसने फिर क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ या आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर हवा के साथ एयर के साथ मिक्स होकर ऊपर जाएंगे, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर से नीचे आएगा। तो ये क्या है, आपका कंप्लीट वाटर साइकिल है। ऐसे आपका कार्बन साइकिल है, यहाँ पे कार्बन कहां से आता है भाई, रेस्पिरेशन से आता है, फोटोसिंथेसिस से आता है। मतलब कार्बन साइकिल के लिए आपको पता तो होना चाहिए यार, कार्बन आता कहां से है, हम सांस लेते हैं तो वहां हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन साइकिल दिखा रखा है भाई। आपकी इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ये भी चलते हैं, तो इनसे भी क्या निकलता है, कार्बन कंटेंट निकलते हैं, या यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन साइकिल। हमें पता है भाई नाइट्रोजन फाउंड इन इकोसिस्टम एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन गैस। Nearly 78% of the Earth's atmosphere is made of nitrogen। 78%, 78% हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन ही है। पर मेरे प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी स्टेबल एंड डज नॉट कंबाइन इजीली विद अदर एलिमेंट्स। लाइटनिंग हैज सफिशिएंट एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। हमें पहले क्या है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बैक्टीरिया की हेल्प से हम करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स के थ्रू फिर वो फैलोज में चला जाएगा या आपके कार्निवोर्स में चला जाएगा, उनके थ्रू किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर चला जाएगा। इस तरह हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये कंप्लीटली साइकिल दिखा रखी है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चक्कर होता है, फिक्सेशन कैसे होता है, इसका डिनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, ये सारा साइकिल दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये टॉपिक भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन में क्या पढ़ा था, माइनिंग पढ़ा था हमने, रैपिड डिप्लीशन ऑफ हाई ग्रेड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, वेस्टेज ऑफ अपर सोइल लेयर एंड वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था,
और क्या क्या डिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन, सॉइल एरोजन, ये सारे क्या है एक्सप्लोइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन को हो या सॉइल पोल्यूशन करो भाई, किसके केमिकल्स की वजह से वो पानी के साथ बह रहा है और मिट्टी के अंदर पहुंच रहा है, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन होने के क्या क्या कारण है, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लीड्स टू द चेंज इन temperature of water. In addition, accumulation of greenhouse gases into the environment causes trapping of solar energy into the atmosphere and utilize ultimate rise in temperature of the earth. भाई क्या है, थर्मल पोल्यूशन। भाई हमारी जो गैसेज है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से क्या टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होता है, थर्मल पोल्यूशन की बात आ रही है। थर्मल मीन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो फॉलोइंग कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन क्या क्या है, सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन, तो ये कुछ रीजंस हैं किसके, थर्मल पोल्यूशन के। तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा डिटेल है, ये आपके नोट्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और यहां से अगर आप डिटेल में स्टडी करते हो तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने की आपको सेपरेटली जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपके आंसर्स निकल जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। ठीक बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।